जय भीम साथियों। अगर आप कामयाब नेता बनना चाहते हो, अगर आप सामाजिक बदलाव के लिए कार्य करना चाहते हो, अगर आप एक सफल दुखियों को न्याय दिलाने के लिए वकील बनना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा अर्थशास्त्री आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाना चाहते हो, तो अवश्य सुने बाबा साहेब संपूर्ण बाड़मेर खंड 5 को। मन दुखी हो, मन बेचैन हो, किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, सब साथ छोड़ दिए हो, कोई साथ नहीं दे रहा हो, सारे मार्ग बंद हो गए हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बाड़मेर खंड 5 के भाग 1 से लेकर 35 तक सुनिए। संघर्ष करने की असीम शक्ति मिलेगी, मुक्ति का रास्ता मिलेगा। समस्याओं से निकलने के लिए अवचेतन मन चेतन हो जाएगा, जागरूकता आ जाएगी, जागरूक बन जाओगे। यह जो हजारों साल से मनुवाद से बहुजन समाज हार रहा है, वह इसलिए नहीं कि मनुवाद का विचार उत्कृष्ट है, बल्कि इसलिए कि बहुजन समाज स्वयं ही एक दूसरे को हराने में अवचेतन मन के साथ लगा है। बहुजन जागरूक नहीं है, होश में नहीं है, बहुजन चेतन नहीं है, अवचेतन मन से आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में व्यस्त हैं। यह विचार मेरे हैं, भीम दहाड़ के हैं। अब आगे संपूर्ण बाड़मेर खंड 5 को सुनिए। डॉक्टर जे.एच. हटन, मैं यह मानता हूँ कि मंत्री का इसमें कोई दखल नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किंतु मेरा मुद्दा यह है कि मंत्री का दखल होगा, क्योंकि खर्च के लिए अन्य विरोधी दावे भी होंगे और मंत्रालयों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे आदिवासियों में रुचि लें जो विधानमंडलों के अंग नहीं हैं। डॉक्टर शफाअत अहमद खान, क्या विधानमंडल में आदिवासी लोगों के प्रतिनिधि साधारणतः दलित वर्गों के लोगों से मिल नहीं जाएंगे? घा 267। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे ऐसा लग रहा है और इसलिए उनके बहुत सारे मित्र होंगे। डॉक्टर जे.एच. हटन, मैं नहीं समझता कि उससे प्रतिनिधित्व में प्रभाव पड़ेगा। घा 268। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यदि आपकी तरह मैं अपने आप को निराश महसूस करूं, तो मुझे तुरंत यह कहना चाहिए, मैं इस संविधान को बिल्कुल भी नहीं चाहता। डॉक्टर जे.एच. हटन, किंतु आदिवासी जातियों के लिए मैं ऐसा नहीं मानता। घा 284। मेजर एटली, मैं नहीं समझता कि साइमन कमीशन के वनों के बारे में आपके दृष्टिकोण के अनुरूप भी कोई सिफारिश की थी। डॉक्टर जे.एच. हटन, नहीं, मैंने अपवर्जित क्षेत्र के आर्थिक प्रशासन के लिए उसे एक सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया था। लॉर्ड यूस्टेस पर्सी, कदाचित डॉक्टर हटन इस कठिनाई को सुलझाएंगे, क्योंकि मैं यह नहीं समझता कि पूरी तरह अपवर्जित क्षेत्र क्या है जिसमें प्रांतीय वन अधिकारी और प्रांतीय वन नीति प्रभावी रहती है। घा 285। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरे विचार से क्षेत्र अपवर्जित नहीं है, लोग अपवर्जित हैं। डॉक्टर जे.एच. हटन, नहीं, क्षेत्र अपवर्जित है, जैसा कि मैंने श्वेत पत्र में पढ़ा है। क्या श्वेत पत्र में पूरी तरह अपवर्जित होने की कोई परिभाषा दी गई है? 17। हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसद माननीय विंस्टन स्पेंसर चर्चिल, सी.एच. 14,681। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री चर्चिल, क्या श्वेत पत्र में डोमिनियन संविधान स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है? माननीय विंस्टन चर्चिल, नहीं। 14,682।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए मैं आपको तार्किक और तात्विक स्थिति से संबंधित किसी प्रश्न से परेशान नहीं करना चाहता कि क्या रश्मि कार्यकलाप के रूप में डोमिनियन स्तर और डोमिनियन संविधान के रूप में डोमिनियन स्तर में कोई अंतर कर सकता है। जो अंतर आप कहना चाहते हैं उसके बारे में कोई भी बात पूछकर मुद्दे को उलझाए बिना मैं स्वयं श्वेत पत्र के बारे में 1 या 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। इसलिए क्या मैं आपका ध्यान उस बहस की ओर आकर्षित कर सकता हूं जो 1 सितंबर 1931 को संसद में हुई थी, जब प्रधानमंत्री ने यह संकल्प पेश किया था। सभी ने महामहिम की सरकार की भारतीय नीति का उल्लेख कमांड पेपर संख्या 3972 भारतीय गोलमेज सम्मेलन में किया है, जिसे 1 दिसंबर 1931 को संसद में पेश किया गया था। वह पहला श्वेत पत्र था, न कि समग्र योजना। माननीय विंस्टन चर्चिल, आपका अभिप्राय प्रधानमंत्री के भाषण से है। 14,683 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रधानमंत्री का भाषण। माननीय विंस्टन चर्चिल, ठीक है। 14,684 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्वेत पत्र में प्रतिबिंबित संविधान में जो सदन में पेश किया गया था उसमें वह प्रस्ताव था जो संयुक्त प्रवर समिति के सामने पेश किए गए श्वेत पत्र में वर्णित है। विधि और व्यवस्था के अंतरण के साथ प्रांतों में अस्थायी सरकारों बननी है और केंद्र में एक प्रकार का दोहरा शासन होना है, जिसमें प्रतिरक्षा और विदेशी संबंध आरक्षित विषय होंगे। क्या यह ठीक है? माननीय विंस्टन चर्चिल, इस मुद्दे पर मैं आपको बीच में नहीं टोकूंगा। 14,685 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके बाद मैं अगला प्रश्न इस विषय में पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस प्रस्ताव को पेश करते हुए अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया था। उनके शब्दों में, जो वक्तव्य मैंने कल गोलमेज सम्मेलन के सामने पेश किया था उसे कैबिनेट का पूरा समर्थन प्राप्त है और अब हम उस वक्तव्य से सदन को अवगत कराकर सदन में उस पर मतदान कर अपनी सहमति उस नीति के प्रति व्यक्त करें। हाउस ऑफ कॉमन्स में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का प्रधानमंत्री का यही उद्देश्य था। अब जैसा कि आप जानते हैं, आपने इस प्रस्ताव में इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया है। श्री चर्चिल, मैं तीसरी पंक्ति के अंत में ये शब्द जोड़ने के लिए अनुरोध करता हूं, परंतु उक्त नीति संबंधी कोई बात इस सदन को भारत में डोमिनियन संविधान की स्थापना से प्रतिबद्ध नहीं करेगी, जैसा कि स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर द्वारा परिभाषित है, परंतु वही नीति भारत में और भारत के साथ ब्रिटिश व्यापार पर पड़ने वाले प्रतिकूल या विद्वेषपूर्ण विभेद से कारगर ढंग से बचाव करेगी। परंतु इस मौके पर भारत में स्वायत्त शासन के विस्तार से भारतीय साम्राज्य में शांति, व्यवस्था और सुशासन के संसद के अंतिम उत्तरदायित्व पर आंच कोई नहीं आएगी। 14,686 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस बहस को पढ़ने के बाद जो हाउस ऑफ कॉमन्स में 3 दिसंबर 1931 को हुई थी, मेरी यह धारणा बनी है कि यदि प्रधानमंत्री आपका संशोधन स्वीकार कर लेते तो आप प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए संकल्प के समर्थन में सरकार के पक्ष में मत देने के लिए तैयार थे। क्या यह सही है? माननीय विंस्टन चर्चिल, मेरे लिए यह सोचना कठिन है कि इन काल्पनिक परिस्थितियों में क्या होता, किंतु निसंदेह यह हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव सदस्यों के विशाल समूह के लिए बहुत राहत की बात होती यदि सरकार उन लोगों की बात से पूरी तरह सहमत होती जिन्होंने उस संशोधन पर मेरा समर्थन किया था। एक बहुत बड़ी राहत और सर्वथा इससे भी तुरंत
अनुकूल वातावरण बन जाता या पैदा हो जाता। 14,687 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा सौभाग्य है, मैं नहीं समझता कि यह विषय वस्तु काल्पनिक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहस के दौरान अपने संशोधन के बारे में आपने एक सुनिश्चित दृष्टिकोण अपनाया है और मैं आपका ध्यान आपके भाषण के दौरान व्यक्त किए गए आपके एक या दो कथनों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे विचार में मुझे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिस बात ने मुझे दुविधा में डाला है वह यह है कि उस सदन में उपस्थित अधिकांश सदस्यों की धारणा के अनुसार सरकार जिस बात का आग्रह कर रही थी और आप जो कुछ अपने संशोधन में कहना चाहते थे उसमें वस्तुतः कोई अंतर नहीं था। क्या ऐसा नहीं है? मैं एक अनुच्छेद पढ़ना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस विषय ने मुझे हमेशा व्याकुल किया है वह यह है कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य और उस संशोधन को पढ़ने के बाद जिसे आप उस दिन हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश करना चाहते थे, मुझे किसी भी तरह कोई अंतर दिखाई नहीं देता और मेरा कहना है कि आपकी भी यही स्थिति थी। आपने स्तंभ 234 में कहा है, मैं समाप्त कर चुका हूँ और मैं इतने लंबे समय तक उनका ध्यान आकर्षित किए रखने की अनुभूति के सदन का अत्यंत आभारी हूँ। अपने संशोधन को कायम करने के सिवाय हम क्या कर सकते हैं? यह महामहिम की सरकार के प्रति विश्वास का मत नहीं है और यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके विपरीत इसमें केवल उन सिद्धांतों पर जोर दिया गया है जिनकी वे स्वयं पुष्टि करते हैं और प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री दोनों पुष्टि कर चुके हैं। इस प्रकार स्वयं आपने प्रधानमंत्री के वक्तव्य में प्रस्तुत सुझावों और संशोधन के सारांश में वस्तुतः कोई अंतर नहीं देखा। माननीय विंस्टन चर्चिल। निसंदेह मेरे विचार में सरकार ने उस सुझाव पर उचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। उस संशोधन को लिखित रूप से पाकर मुझे बहुत खुशी होती। 14,688 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपने जो कुछ उस दिन कहा था उसमें से एक और अंश उद्धृत करना चाहता हूँ। उस दिन सरकार के लिए आपका दूसरा विकल्प था कि यदि आपका संशोधन स्वीकार किया जाता है तो आप सरकार के पक्ष में मत देकर संतुष्ट हो जाएंगे, बशर्ते कि प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ विदेश मंत्री का भाषण भी हो, जो उसी दिन हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया गया था। माननीय विंस्टन चर्चिल। हाँ। 14,689 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा मुद्दा यह है कि यदि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप उस बहस विशेष पर सरकार के पक्ष में मत दे देते, बशर्ते कि प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया गया विदेश मंत्री का भाषण भी दे दिया जाता। मैं आपकी बात से यह समझा हूँ कि इस समिति के सामने जिस रूप में श्वेत पत्र पेश किया गया है उसे पढ़कर विदेश मंत्री के भाषण और प्रधानमंत्री के वक्तव्य में अंतर समझ में आता है। क्या आप समिति के सामने पेश किए गए श्वेत पत्र और हाउस ऑफ कॉमन्स में विदेश मंत्री द्वारा की गई व्याख्या के रूप में प्रधानमंत्री की घोषणा के बीच जो अंतर आप समझे हैं हमें बता सकते हैं? माननीय विंस्टन चर्चिल। ऐसे अंतर की स्थिति में जो दो पक्षों के बीच संसद में अथवा हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस से उत्पन्न होती है, बाहर वालों के लिए यह समझना कठिन है कि अंतर क्या था, जब तक कि वे उन सब परिस्थितियों को न समझ लें जो हमारी बहस
को प्रभावित करती है, किंतु उस संशोधन में जिसे मैं पेश करना चाहता था और उस प्रस्ताव के बीच जिसे सरकार ने पारित कर लिया था, एक बहुत बड़ा और वास्तविक अंतर था। यह बात निर्विवाद है। उसमें सुस्पष्ट अंतर था। स्वभावतः हर पक्ष अपने मामले को इस ढंग से पेश करता है कि समर्थन से कम विमुख रहना संभव हो, किंतु अंतर फिर भी है और बिल्कुल स्पष्ट है। तथा मैं डॉक्टर अंबेडकर से यह नहीं कहता कि हमारी संसदीय संस्थाओं के प्रति न्याय के हित में उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ अब भी संसद में 2 सदन हैं और यह कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बहस हाउस ऑफ कॉमन्स की बहस के संदर्भ में पढ़ी जानी चाहिए। 14,690 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा आपसे सादर निवेदन है कि मैं स्वयं आपकी स्थिति को समझना चाहता हूँ, चाहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की या पार्टी के अन्य सदस्यों की स्थिति कुछ भी हो। आपने निश्चित रूप से कहा था कि आप सरकार के पक्ष में मत देंगे, बशर्ते कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य विदेश मंत्री के भाषण के साथ में पढ़ा जाए। मैं जो मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि क्या आप संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश किए गए श्वेत पत्र में और प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य में जिसकी व्याख्या उस दिन विदेश मंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में की थी, कोई अंतर समझते हैं? निसंदेह यदि अंतर है तो आपके पास मतभेद का पर्याप्त आधार होगा। माननीय विंस्टन चर्चिल। डॉक्टर अंबेडकर। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं था कि भारत के केंद्र में इस समय संघीय प्रणाली की व्यवस्था की जाए और न ही इस पक्ष में था कि प्रांतों को विधि और व्यवस्था के विषय सौंप दिए जाएं, तथा इस विवाद में मैंने जो कुछ अभी कहा है उसमें कुछ भी उसके खिलाफ नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुझे और सवाल नहीं पूछने। 14,945 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपकी इजाजत से एक सवाल पूछ सकता हूँ? अध्यक्ष, जैसी आपकी मर्जी। 14,946 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्री चर्चिल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप उत्तरदायी सरकार और डोमिनियन में कोई अंतर समझते हैं? माननीय विंस्टन चर्चिल। हाँ, उत्तरदायी सरकार की अनेक व्याख्याएं जो हमने व्यवहार में देखी और जानी है, उत्तरदायी सरकार से गंभीर, वास्तविक, महत्वपूर्ण वे कृत्य हो सकते हैं जो किसी प्रांतीय अथवा स्थानीय निकाय के विवेकाधिकार के लिए हस्तांतरित किए गए हैं, अथवा इससे उत्तरदायी सरकार की विभिन्न अपेक्षाएं अभिप्रेत हो सकती हैं जो डोमिनियनों और औपनिवेशिक कार्यालयों की भाषा में तकनीकी समझ रखते हो, जैसे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री आदि। किंतु हमारी दूरस्थ डोमिनियन और साम्राज्य के इतिहास में संस्थाओं की सुनिश्चित रूप से बहुत सारी श्रेणियां हैं जो उत्तरदायी सरकार शब्द के अंतर आ जाएंगी। 15,147 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जन साधारण को वयस्क मताधिकार दिया जाए? माननीय विंस्टन चर्चिल। नहीं। 15,148 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों नहीं? माननीय विंस्टन चर्चिल। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसा करना तनिक भी व्यवहारिक नहीं है। 18 एंग्लो इंडियन एंड डोमिसाइल्ड यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी गिडने, MLA, IMS सेवानिवृत्त। 16,241 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपके ज्ञापन से मैंने यह समझा कि आप इस बात के प्रति बहुत
शंकालु हैं कि नए संविधान के अंतर्गत आपके समुदाय का क्या होगा। मैं मानता हूं कि ऐसी शंकाएं अन्य अनेक अल्पसंख्यकों की को भी हैं। अतः मेरा प्रश्न है कि यदि संविधान में ऐसा उपबंध कर दिया जाए कि भावी भारत की केंद्रीय सरकार में कोई अधिकारी या कोई विभाग ऐसा होना चाहिए जिसका कानूनी दायित्व भारत में विभिन्न समुदायों की नैतिक और भौतिक अवस्था के बारे में हर वर्ष एक रिपोर्ट संसद में पेश करना हो, तो क्या उस मत से जो आपका है कोई प्रयोजन सिद्ध होगा? क्या आप समझते हैं कि संसद का ध्यान ऐसी किसी बात के प्रति आकृष्ट करने के लिए जो विभिन्न प्रांतों के प्रशासन के दौरान आपके भौतिक हितों को प्रभावित करते हुए उत्पन्न हो? यह प्रस्ताव आपके समुदाय के लिए उपयोगी होगा? माननीय हेनरी गिडनी, यह प्रस्ताव उस अंतिम सिद्धांत के रूप में मेरे पूर्ण अनुमोदन के अनुसार है कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण कैसे होगा, किंतु उसके प्रारंभिक कदम के रूप में अल्पसंख्यक मेरे विनम्र विचार से तब तक संरक्षण की मांग कर सकते हैं जब तक कोई भी हर वर्ष संसद के सदन में रिपोर्ट पेश नहीं करता। उन्हें व्यवहारिक संरक्षण चाहिए। 16,242 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दें। मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह उसके स्थान पर नहीं है जो आप कह रहे हैं, बल्कि वह उसका अनुपूरक हो सकता है। माननीय हेनरी गिडनी, हाँ। 16,243 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या आप मुझसे सहमत हैं कि सत्ता के संभावित दुरुपयोग को उजागर करने का यह मौका अथवा यह ढंग अपने आप में किसी संभावित दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने का काम करेगा? माननीय हेनरी गिडनी, मैं निश्चय ही समझता हूं कि यह ऐसी किसी भी बात को जो समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो, संसद के सदनों के सामने लाने का एक साधन होगा। 16,244 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। केवल आपका ही नहीं बल्कि अन्य अनेक का भी। माननीय हेनरी गिडनी, समस्त अल्पसंख्यकों का। श्री जफरुल्लाह खां, उस पर संसद से क्या करने की आशा की जाएगी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, केवल आपका ही नहीं बल्कि अन्य अनेक का भी। माननीय हेनरी गिडनी, समस्त अल्पसंख्यकों का। श्री जफरुल्लाह खां, उस पर संसद से क्या करने की आशा की जाएगी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह वहां पेश किया जाएगा। संसद विभिन्न सरकारों का ध्यान रखेगी। गवर्नर जनरल को ही नहीं बल्कि संसद को भी यह जानना जरूरी है कि विभिन्न सरकारें विभिन्न अल्पसंख्यकों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कैसे कर रही हैं जो उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। माननीय हरि सिंह गौड़, और आप उसे प्रांतीय स्वायत्तता कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ, मैं निश्चय ही कहूँगा। 19 भारतीय पुलिस की ओर से श्री J.C. फ्रेंच और श्री S.H. मिल्स। 16,904 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्री मिल्स, मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि इस विषय पर आपके विचार जानने में मेरी रुचि है। आपने कुछ जोरदार शब्दों में कहा था कि बंगाल में प्रस्तावित संविधान के अंतर्गत मुसलमान और दलित वर्ग कांग्रेस के प्रभाव में होंगे। श्री S.H. मिल्स, मेरे विचार में उनके कांग्रेस के असर में रहने की पूरी गुंजाइश है, उनमें से कुछ प्रतिशत के। 16,905 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपने दलित वर्गों में से 20 के बारे में कहा था। श्री S.H. मिल्स, हाँ। 16,906 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं मानता हूं कि आप यह तो नहीं कहना चाहते हैं कि दलित वर्गों या मुसलमानों में ऐसे लोग हैं
जो आतंकवादी आंदोलन से सहानुभूति रखते हों। श्री एस मिल्स, दलित वर्गों के लोगों की ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो आतंकवादी के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं। 16,907 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समुदाय के? श्री एस मिल्स भिन्न समुदायों के थे और बहुत सारे सहाय भी हैं। साथ ही मिदनापुर से दलित वर्गों के बहुत लोग गिरफ्तार किए गए हैं, विशेषकर मिदनापुर से। 16,908 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहाय दलित वर्गों की अनुसूचित जाति नहीं है। श्री एच मिल्स, नहीं, मिदनापुर जिले में बहुत सारे दलित वर्ग के लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। 16,909 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अगला मुद्दा जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? उदाहरण के लिए, क्या आपने अनुभव किया है कि बंगाल में नाम शूद्रों जैसा कोई विशाल समुदाय आतंकवादी आंदोलन से किसी भी तरह जुड़ा हुआ है? श्री एच मिल्स, हाँ, वे जुड़े हैं। 16,910 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि श्वेत पत्र के प्रस्तावों के अंतर्गत बंगाल में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है? श्री एच मिल्स, हाँ। 16,911 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या आप अब भी समझते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडलों के होते हुए भी इन समुदायों के लोग चुनाव में कांग्रेस के प्रभाव में होंगे? श्री एच मिल्स, मेरे विचार में बात काफी हद तक ठीक है। 16,912 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस प्रभाव को कैसे महसूस किया जाएगा? श्री एच मिल्स, चूंकि कांग्रेस के पीछे आतंकवादी हैं, इसलिए प्रांत में इसका बड़ा भय है और उस भय के कारण वे हावी हो जाएंगे। 20 भारतीय संवैधानिक सुधार समिति संयुक्त समिति के समक्ष भारत मंत्री का साक्ष्य। माननीय सैमुअल होर, बैरोनेट, GBE, CMG, MP, माननीय मालकॉम हेली, GCSI, GCIE, और माननीय फिंडलेटर स्टुअर्ट, KCB, KCIE, CSI। 6,994 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं इसे नहीं समझ पाया। मेरे विचार में प्रस्ताव संख्या 92 और 95 के अंतर्गत भी यद्यपि विधान मंडल का सत्र चल रहा हो, फिर भी गवर्नर, यदि ऐसा समझे, अपना विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए बाध्य नहीं है। माननीय सैमुअल होर, एकदम ठीक, गवर्नर को पूर्ण विवेकाधिकार है। 6,395 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गवर्नर को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है। माननीय सैमुअल होर, अपनी ओर से चाहे अध्यादेश के लिए या कानून के लिए। 6,440 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं इस मुद्दे की पैरवी एक और चरण तक करना चाहता हूं। आपने कहा है कि यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। माननीय तेज बहादुर सप्रू का यह सवाल नहीं था। सवाल यह है, क्या खंड इतना व्यापक है कि बीच में यह कहने की शक्ति देता है? नहीं, इससे शांति और सौहार्द में दखल होगा और मैं आपको यह विधेयक पेश नहीं करने दूंगा। माननीय तेज बहादुर सप्रू, यह खंड इतना व्यापक है कि यह गवर्नर को कार्रवाई करने की शक्ति देता है यदि वह आश्वस्त है कि इससे प्रांत में शांति और सद्भाव को भारी खतरा हो जाएगा, केवल इसलिए नहीं कि वह सोचता है कि यह विधान किसी न किसी वर्ग के हित में अवांछनीय है। 6,441 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि उसका यह निष्कर्ष है कि यह खंड इतना व्यापक है कि वह
कह सकता है, मैं आपको ऐसे विधान पर आगे कार्रवाई नहीं करने दूंगा। माननीय सैमुअल होर, मैं केवल यह कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों में संयुक्त प्रांत में किसानों की स्थिति से उत्पन्न और लगान के मसले पर वास्तव में बहुत भारी अशांति फैल गई थी। तब ऐसी स्थिति थी, तब मेरी राय में यह खंड निसंदेह लागू होता, लेकिन यह इसलिए लागू होता क्योंकि प्रांत के कुछ हिस्सों में काश्तकारों के वास्तविक विद्रोह का खतरा था। मैं यह नहीं कहता कि यह लागू इसलिए किया जाता क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि विधानमंडल के किसी न किसी वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 6533 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं यह जानना चाहता हूं, क्या भारत मंत्री मुझसे यह चाहते हैं कि मैं प्रांतों के लिए दूसरे सदनों से संबंधित सवालों को रोके रखूं? माननीय सैमुअल होर, जहां तक दूसरे सदनों के गठन सदस्यता का संबंध है, मेरा सुझाव है कि इस मसले को भी साधारण मताधिकार के साथ ही उठाना बेहतर होगा। 6534 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं भारत मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अध्यक्ष, मेरे विचार में भारत मंत्री का सुझाव व्यवहारिक है। आशा है आप इस समय कोई सवाल नहीं पूछेंगे। 6535 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं दूसरे सदन के गठन के बारे में पूछने जा रहा था, क्या इसे अभी रोके रखना बेहतर होगा? माननीय सैमुअल होर, हाँ, मैं समझता हूँ कदाचित यही बेहतर होगा। 6536 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपने पिछले बार एक सवाल के जवाब के दौरान कहा था कि आप सोचते हैं कि प्रांतों में मंत्रियों को निम्न और उच्च दोनों सदनों में से किसी भी सदन से लिया जा सकता है। माननीय सैमुअल होर, हाँ। 6537 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको याद है कि दूसरे सदन में श्वेत पत्र में दिए गए सुझाव के अनुसार 10 नामजद सदस्य होंगे। माननीय सैमुअल होर, हाँ। 6538 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या प्रस्ताव यह है कि ये 10 नामजद सदस्य भी जो उच्च सदन में बैठेंगे मंत्री बनने के लिए पात्र होंगे? माननीय सैमुअल होर, हाँ, मैं उनमें और दूसरों में कोई अंतर नहीं करूंगा। 6539 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नामजद सदस्य मंत्री बन सकेंगे? माननीय सैमुअल होर, हाँ, निश्चय ही यही स्थिति होगी, मैं सोचता हूँ। 6540 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत सरकार अधिनियम में एक विशिष्ट उपबंध है कि प्रांतीय विधानमंडल में कोई भी नामजद सदस्य मंत्री बनने के लिए पात्र नहीं होगा। माननीय सैमुअल होर, डॉक्टर अंबेडकर से ही मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा है। 6541 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि यही स्थिति है। माननीय सैमुअल होर, हाँ। 6542 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस प्रकार आप वास्तव में उच्च सदन के नामजद सदस्यों को नई सरकार में मंत्री बनाकर बहुत महत्वपूर्ण तब्दीली पेश कर रहे हैं। माननीय सैमुअल होर, बेशक यह एक भिन्न प्रकार की सरकार है। 6543 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं कारणों पर नहीं जाता बल्कि मैं केवल तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूँ। माननीय सैमुअल होर, हाँ, मेरे विचार में डॉक्टर अंबेडकर हमेशा यह मानते हैं कि कैबिनेट सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और इस प्रकार के मामले में कैबिनेट की इच्छा के विपरीत किसी मंत्री को थोपने का कोई तात्पर्य नहीं होगा। गवर्नर को खुली छूट देने के बारे में भी बहुत कुछ कहना है। 6549 माननीय तेज बहादुर सप्रू, या माननीय सैमुअल ने यह मानकर ठीक किया है कि वर्तमान भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचित और नामजद सदस्यों के बीच मंत्री के रूप में नियुक्त
के लिए कोई अंतर किया गया है। माननीय मालकॉम हेली, यह मेरे लिए नई बात है, लेकिन मुझे इसका पता डॉक्टर अंबेडकर से चला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैंने इस अर्थ में इसका प्रयोग किया था कि उसे 6 माह के भीतर निर्वाचित सदस्य अवश्य हो जाना चाहिए। माननीय तेज बहादुर सप्रू, जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारत सरकार अधिनियम में मंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए निर्वाचित और नामजद सदस्यों में कोई अंतर नहीं किया गया है। इस विषय में जो धारा है वह धारा 52 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसे निर्वाचित होना होगा। 6550। माननीय तेज बहादुर सप्रू, मैंने सोचा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने माननीय सैमुअल से पूछा था और यह सुझाव दिया था कि भारत सरकार अधिनियम में मंत्री बनने के मामले में निर्वाचित और नामजद सदस्यों के बीच अंतर किया गया है। माननीय मालकॉम हेली, इसमें तो केवल यह कहा गया है कि कोई मंत्री 6 माह से अधिक समय तक पद धारण नहीं करेगा जब तक कि वह निर्वाचित सदस्य न बन जाए। 6551। माननीय तेज बहादुर सप्रू, लेकिन यदि कोई नामजद सदस्य है तो ऐसी कोई बात नहीं है जो उसे मंत्री बनने से रोकती हो। माननीय मालकॉम हेली, ऐसा ही है। 6552। माननीय तेज बहादुर सप्रू, और ऐसा किया गया है। माननीय मालकॉम हेली, हाँ। माननीय तेज बहादुर सप्रू, मेरी समझ में कानून इस प्रकार है, गवर्नर किसी भी बाहरी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है बशर्ते कि वह व्यक्ति 6 माह के भीतर विधान परिषद के लिए निर्वाचित हो जाए। इसी प्रकार गवर्नर नामजद सदस्यों के ब्लॉक में से जो वहां पहले से हैं मंत्री नियुक्त कर सकता है और इस अधिनियम में कोई अंतर नहीं किया गया है। 6553। श्री जफरुल्लाह खां, जब एक बार कोई नामजद सदस्य नियुक्त हो जाएगा तो क्या वह सर्वदा नामजद सदस्य ही बना रहेगा अथवा क्या उसे निर्वाचित होना होगा? माननीय सैमुअल होर, नहीं, मेरे विचार में यह बिल्कुल स्पष्ट है। नामजद सदस्य किसी भी अन्य की भांति ही माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वह 6 माह बाद मंत्री नहीं बना रह सकता जब तक कि वह निर्वाचित न हो जाए। 6558। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या मैं उस धारा को पढ़ सकता हूँ? माननीय सैमुअल होर, क्या वास्तव में इस बात का बहुत महत्व है कि अब क्या स्थिति है? 6559। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका महत्व है क्योंकि मैं यह पूछना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है। धारा 52 की उपधारा 2 इस प्रकार है, कोई मंत्री 6 माह से अधिक समय तक पद धारण नहीं करेगा जब तक कि वह स्थानीय विधानमंडल का निर्वाचित सदस्य न हो अथवा न हो जाए। मैं तो केवल यह सुझाव देना चाहता था कि अधिनियम में यह परिकल्पित नहीं है कि नामजद सदस्य निरंतर मंत्री का पद धारण करता रहे। यदि श्वेत पत्र के सुझाव को मान लिया जाए तो यही स्थिति होगी कि दूसरे सदन का नामजद सदस्य मंत्री बनने का हकदार होगा। मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में मैं आपका ध्यान प्रांतीय संविधान की उप समिति की सिफारिशों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, उप समिति की राय है कि उस कार्य के निर्वहन में गवर्नर को साधारणतः विधानमंडल में बहुमत प्राप्त सदस्य को आमंत्रित करके उससे मंत्रियों के नाम सुझाने और अनुमोदन के लिए पेश करने के लिए कहना चाहिए। पैरा 67 में कहा गया है कि वह निम्नलिखित रीति से अपने मंत्रियों का चुनाव करने के लिए भरसक प्रयास करेगा, जिसे मैं प्रांतीय संविधान समिति की सिफारिश से पर्याप्त अलग हटना मानता हूँ। माननीय सैमुअल होर, मैं नहीं समझता कि तनिक सी भी अलग हटने वाली कोई बात है। समिति ने साधारणतः कहा था और मैं कल्पना करता हूँ
कि साधारणतः यही होगा। 6560 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप यह नहीं समझते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व को निभाने के हित में सरकार पर यह बाध्यता लगाना आवश्यक होगा कि उसे मंत्री परिषद का निर्माण करने में एक विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। माननीय सैमुअल होर गोलमेज समिति ने ऐसा नहीं सोचा था जो डॉक्टर अंबेडकर ने उद्धृत किया है। 6561 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरे विचार में यही बात थी। माननीय सैमुअल होर, आपने अभी उनका एक उद्धरण पढ़ा है और कहा है कि उन्होंने साधारणतः सोचा था। 6562 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अथवा उन्हें ऐसा करना चाहिए न कि भरसक प्रयास। माननीय सैमुअल होर, यह शब्दों का हेर फेर है। 6563 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगला प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूँ वह वास्तव में 104 के अंतर्गत मंत्रियों के अध्यादेश संबंधी अधिकार के बारे में है। मैं जो पूछना चाहता हूँ वह यह है कि संविधान के अंतर्गत ही इस प्रकार का उपबंध करना क्यों आवश्यक है? क्या प्रांतीय विधानमंडल में किसी मंत्री परिषद के लिए उसी प्रकार विधानमंडल द्वारा एक आपात अधिनियम पारित करना संभव नहीं होगा? जैसा उदाहरण के लिए इस देश में 1920 का अधिनियम है और अपनी शक्तियां विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों से प्राप्त करना संभव नहीं होगा। मैं प्रस्ताव संख्या 104 की बात कर रहा हूँ। क्या प्रांतीय मंत्री परिषद के लिए प्रांतीय विधानमंडल द्वारा ऐसा अधिनियम पारित करना संभव नहीं होगा जो उन्हें एक खास आपातकाल में कार्य करने के आवश्यक अधिकार देता हो? माननीय सैमुअल होर, मुझे सोचना चाहिए था कि जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो खासकर भारत जैसे देश में प्रत्येक सरकार के पास आपात कार्रवाई करने की शक्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां विधानमंडल की बैठक आयोजित करने में कुछ समय लग सकता है। 6564 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरा सुझाव है कि प्रांतीय मंत्री परिषद प्रांतीय विधान मंडल से ऐसा अधिनियम पारित करा सकती है जिसमें आपात स्थितियों की परिभाषा दी जाए जिनमें उनके द्वारा कार्रवाई करना अपेक्षित हो और विधानमंडल उन्हें अधिकार दे सके। इसी प्रकार के उपबंध संविधान में ही करना क्यों आवश्यक है? माननीय सैमुअल होर, क्योंकि मैं यह एक अनिवार्य आवश्यकता मानता हूँ जो सरकार के पास होनी चाहिए और चूंकि हम संविधान के संपूर्ण क्षेत्र पर विचार कर रहे हैं इसलिए इस प्रकार की शक्ति संविधान अधिनियम में शामिल की जानी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह एक ऐसी शक्ति है जो एक उत्तरदायी मंत्री परिषद को दी जानी अपेक्षित है और सही यही होगा कि उत्तरदायी मंत्री परिषद को अपनी शक्तियां चाहे आपात स्थिति हो या नहीं विधानमंडल से प्राप्त करनी चाहिए जिसके प्रति वे उत्तरदायी हैं। लॉर्ड यूस्टेस फारसी, क्या मैं डॉक्टर अंबेडकर को याद दिलाऊं कि इस देश में 1922 के अधिनियम द्वारा इस शक्ति को केवल नियमित किया गया था जिसका प्रयोग मंत्रीगण बिना विधान के बराबर करते थे। इस देश में हमेशा यही परिपाटी रही है कि परवर्ती संसदीय समर्थन के अधीन रहते हुए मंत्री परिषद आपात आदेश जारी कर सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं केवल यही पूछ रहा हूँ। 6870 माननीय हूवर्ड कार, संख्या 44 गवर्नर जनरल को किसी भी स्थिति में जिसमें वह यह समझे कि पुनः स्थापन के लिए प्रस्तावित विधेयक अथवा उसका कोई खंड अथवा पेश किया गया
या प्रस्तावित विधेयक का कोई संशोधन भारत में शांति या सद्भाव के किसी गंभीर संकट को रोकने के उसके विशेष उत्तरदायित्व के निर्वहन को प्रभावित करेगा। यह निर्देश देने का विशेषाधिकार प्रदान करता है कि उस विधेयक खंड अथवा संशोधन पर और आगे कार्रवाई नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि यह उसी स्थिति में होगा जब भारत में शांति या सद्भाव के उसके विशेष उत्तरदायित्व को खतरा हो या उसके अन्य विशेष उत्तरदायित्वों को खतरा होने की स्थिति में उसके लिए ऐसी कोई शक्ति विद्वान है। माननीय सैमुअल होर, नहीं, मेरे विचार में नहीं। 6871 माननीय हूवर्ट कार उदाहरण के लिए था फेडरेशन की वित्तीय स्थिरता और प्रत्यय की रक्षा का उपाय करना। माननीय सैमुअल होर, नहीं, यह शांति और सद्भाव के गंभीर खतरे के विशेष उत्तरदायित्व तक सीमित है। माननीय मालकॉम हेली, मैं समझता हूँ कि मैं माननीय हूवर्ट को इसका कारण बता सकता हूँ। यह वर्तमान अधिनियम की धारा 67 2 की वस्तुतः पुनरावृत्ति है, जो ब्रिटिश भारत में सुरक्षा और शांति का उल्लेख करती है और प्रायः शब्दावली में इसकी पुनरावृत्ति की गई है। 6872 माननीय हूवर्ट कार, शांति और सद्भाव के सिवाय गवर्नर जनरल के उत्तरदायित्वों की चुनौती को रोकने की शक्ति उसे देना आवश्यक नहीं समझा गया। माननीय फिंडलेटर स्टुअर्ट, नहीं, निसंदेह वह सदन द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सम्मति देने से इनकार कर सकता है। 6873 माननीय हूवर्ट होर, किंतु वह चर्चा बंद नहीं कर सकता। माननीय फिंडलेटर स्टुअर्ट, नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं अपने सवाल भारत मंत्री के लिए बचाकर रखना चाहूंगा क्योंकि वे नीति संबंधी सवाल हैं। 7016 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, धरोहर के बारे में श्री मॉर्गन जोन्स द्वारा जो सवाल पूछे गए थे उनके उत्तर में आपने कहा था कि इस देश में कोई भी जिम्मेदार राजनेता समय की गति से बंधा हुआ नहीं है, क्या ऐसा है? माननीय सैमुअल होर, हाँ। 7017 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बारे में आम सहमति है कि भारत के संविधान का अंतिम लक्ष्य डोमिनियन स्टेट्स है। माननीय सैमुअल होर, यही बराबर कहा गया है। 7018 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ताकि अंतिम लक्ष्य के सवाल पर वास्तव में कोई विवाद ना हो। माननीय सैमुअल होर, हाँ, ऐसा ही होगा। 7019 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आप भारत सरकार के संविधान की उद्देश्य सूची में इसे शामिल करने के लिए तैयार होंगे कि भारत को डोमिनियन दिया जाएगा और समय एवं उसकी प्रगति का सवाल परिस्थितियों पर छोड़ दिया जाएगा। माननीय सैमुअल होर, मैं नहीं समझता कि यहाँ इसी समय में यह वचन देना चाहूंगा कि संसद के अधिनियम की उद्देश्य का में क्या रखा जाए अथवा नहीं। मैं स्वयं सही या गलत कारणों से संसद के अधिनियमों की उद्देश्य सूची के खिलाफ हूँ और मैं डॉक्टर अंबेडकर के सवाल के जवाब में ना तो हाँ कहूँगा और ना ही ना। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए। मैं इसे किसी भी तरह सिद्धांत का प्रश्न नहीं मानूंगा। मैं समझता हूँ यह चर्चा का अनिवार्य विषय है। प्रत्यक्षतः मैं उद्देशिकाओं में इस प्रकार की सामान्य घोषणाओं के खिलाफ हूँ। 7020 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं कहना चाहता हूँ अब यह मुद्दा विवादग्रस्त नहीं है और इस दृष्टि से कि इसका भारतीय जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसे भारत सरकार अधिनियम की उद्देशिका में शामिल करना वांछनीय होगा।
माननीय सैमुअल होर, डॉक्टर अंबेडकर ने इस मुद्दे पर जो कुछ कहा हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। 7021 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मैं जो अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ वह संघ की तारीख के बारे में है। संघ में राजाओं के प्रवेश से जुड़े हुए कुछ अनिश्चित तत्वों की दृष्टि से संबंध के उद्घाटन के लिए कोई तारीख देना वांछनीय नहीं था। अब जो मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वह है कि आप इस प्रकार के प्रस्ताव के बारे में क्या कहेंगे। मैं इसे अपनी ओर से रख रहा हूँ। मान लीजिए आपने राजाओं का इंतजार किए बिना संघ को बना दिया और वायसराय या गवर्नर जनरल द्वारा नामजद सदस्यों का एक ब्लॉक बना लिया जो शासकीय या गैर शासकीय हो सकते हैं। वे अंशतः शासकीय और अंशतः गैर शासकीय हो सकते हैं और फिर अपने फेडरेशन का उद्घाटन करें तथा जब राजा उसमें शामिल हो जाएं तो क्या ऐसे राजाओं के लिए जगह बनाने के लिए नामजद सदस्यों के ब्लॉक को समाप्त कर देंगे। क्या आपको इस प्रकार के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति है? माननीय सैमुअल होर, हाँ, इस पर मुझे कई आपत्तियां हैं। मेरे विचार में कदाचित यह पूरी तरह एक नई चीज है। यहाँ पिछले 3 सालों से हम अखिल भारतीय संघ से भिन्न किसी प्रकार के संघ पर विचार नहीं कर रहे हैं जिसमें राजाओं का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। 7022 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे इस मुद्दे पर और कहने दीजिए। माननीय सैमुअल होर, मैं अपना उत्तर पूरा समाप्त कर लूं। दूसरे उस प्रत्येक जोरदार आपत्ति के अलावा भी एक और आपत्ति यह भी है कि हमें अपना पूरा विचार विमर्श फिर से शुरू करना होगा। मैं तो कहूँगा कि यह भी आपत्ति है कि मान लीजिए जब आप नामजद सदस्यों का ब्लॉक बना लेते हैं और राज्यों के राजा संघ में बिल्कुल भी नहीं आते तो मुझे नहीं पता क्या होगा। 7023 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मैं अपना अगला सवाल रखूंगा। क्या आप स्थिरता लाने के लिए राजाओं का प्रतिनिधित्व चाहते हैं? माननीय सैमुअल होर, नहीं, इससे भी अधिक। डॉक्टर अंबेडकर, मैं अपने आप को इसी तक सीमित नहीं रखूंगा। मैं अनेक कारणों से राजाओं का प्रवेश चाहता हूँ। राजाओं के प्रतिनिधित्व से न केवल स्थिरता आएगी बल्कि वे बहुत सारी अत्यंत मूल्यवान चीजों को भारत सरकार में ला सकते हैं। 7024 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन मेरा मुद्दा है कि मैं संविधान के अस्थायी अंग के रूप में सुझाव नहीं दे रहा हूँ। मैं उस संक्रमण काल के लिए सुझाव दे रहा हूँ जब तक राज्यों के राजा नहीं आते हैं। वे केवल उस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे आप यह कहेंगे कि वह तब उत्पन्न होगी जब राज्यों के राजा निश्चित अवधि के भीतर आने का अपना मन न बनाए। मैं केवल तारीख की कठिनाई से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। माननीय सैमुअल होर, मैं इसे अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे इस प्रकार की संक्रमणकालीन योजना के बारे में आपत्तियां दिखाई देती हैं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। नवाब लियाकत हयात खां। जो भी हो, मैं बीच में हस्तक्षेप करूंगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि ऐसी आकस्मिकता पैदा होने की दशा में जब आप अगली बार मिलें तो तभी इस बात को रखें। वायदा किया गया है कि जब कोई आकस्मिकता पैदा होगी तो हम दोबारा मिलेंगे। मेरे विचार में इस प्रकार का सुझाव अपेक्षाकृत ज्यादा उपयुक्त होगा। माननीय एपी पात्रो, जब ऐसी बात आएगी तो आप वहां पर नहीं होंगे। माननीय सैमुअल होर, मैंने हमेशा सोचा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो वास्तव में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने में रुचि रखते हैं, या तो इस धारणा पर कि संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आएगा अथवा यह कि संघ अत्यंत अनिश्चित भविष्य में ही
अस्तित्व में आएगा। इस प्रकार की अस्थायी सरकार की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करना वास्तव में एक बहुत बड़ी भूल है। मैं स्वयं मानता हूं कि समिति के सदस्य और भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य जो इस प्रकार का प्रस्ताव करते हैं वस्तुतः संघ को दूर और दूर करते जा रहे हैं। मैं केवल अपनी निजी राय दोहराता रहूंगा और मैं अपने ब्रिटिश और भारतीय मित्रों का भरोसा करूंगा कि समय समय पर हमारे बाहरी शत्रु इसे गलत रूप में प्रस्तुत न करें। 7025 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या मैं इस पर थोड़ा और बोल सकता हूं? क्या आप समझते हैं कि संघ ज्यादा महत्वपूर्ण है या उत्तरदायित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है? माननीय तेज बहादुर चपरू अथवा कोई भी नहीं? माननीय सैमुअल होर। मैं डॉक्टर अंबेडकर के सवाल का आशय नहीं समझा। 7026 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा आशय यह है कि यदि आप संक्रमण काल के लिए कोई विकल्प सोचने को तैयार नहीं है तो परिणाम यह होगा कि तब तक किसी का कोई उत्तरदायित्व नहीं हो सकता जब तक कि संघ नहीं हो। माननीय सैमुअल होर। वास्तव में अब डॉक्टर अंबेडकर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन पर हम 3 साल से चर्चा कर रहे हैं। इन सालों में जो भी चर्चा हमने की है उसमें हमने यह माना है कि ये प्रस्ताव अखिल भारतीय संघ की आधारशिला पर टिके हैं और मैं इन चर्चाओं के 3 वर्ष बाद इस प्रश्न को फिर से उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह सच है, मैं इस विषय पर और पैरवी करना नहीं चाहता। मैं आपके विचार के लिए केवल एक विकल्प सुझा रहा हूं। मुझे 2 सवाल और पूछने हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि वे उस विषय की परिधि के अंतर्गत आएंगे या नहीं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वे संघ के उस सदन के अभ्यर्थियों की अहर्ताओं के बारे में हैं। कैंटरबरी के आर्च बिशप। मैं समझता हूँ इसे मताधिकार के अंतर्गत रखना ज्यादा उचित होगा। क्या ऐसा करना ठीक नहीं होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं वित्तीय रक्षापायों के विषय में 1 या 2 सवाल पूछना चाहूंगा। कैंटरबरी के आर्च बिशप। मेरे विचार में यह स्पष्टतः वित्त के अंतर्गत आता है। 7027 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं प्रतिरक्षा के बारे में 1 या 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आपको याद होगा कि प्रतिरक्षा विषयक उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि एक सैन्य परिषद होनी चाहिए। इस विषय पर श्वेत पत्र में मुझे कोई प्रस्ताव दिखाई नहीं पड़ता। कैंटरबरी के आर्च बिशप। इसे संवैधानिक प्रस्ताव न मानने के हमारे पास अपने ठोस कारण है। यह एक प्रशासनिक प्रस्ताव है। 7028 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या आप इसे इसी रूप में लेंगे? कैंटरबरी के आर्च बिशप। मैं हमेशा भारत में कमिटी ऑफ इंपीरियल डिफेंस जैसी कोई चीज रखने के पक्ष में रहा हूं। मेरा विश्वास है कि इतना ही आवश्यक नहीं है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय और प्रतिरक्षा के पदाधिकारियों को प्रतिरक्षा की समस्याओं से जोड़ा जाए, बल्कि आज किसी भी राष्ट्र के जीवन का व्यापक क्षेत्र प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। हमने देखा है कि ऐसी कोई समिति बहुत मूल्यवान होगी जिसमें समुचित मंत्री भी निर्दिष्ट विचार विमर्श के लिए उपलब्ध हो सकें और नागरिकों का ही नहीं बल्कि भारत में सैन्य मत का भी एक सुदृढ़ निकाय हो जो इस प्रकार की ऐसी किसी समिति की प्रगति के पक्ष में हो। लेकिन यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख संसद के किसी अधिनियम में किया जाए, बल्कि यह एक अनिवार्यता प्रशासनिक प्रश्न है। 7033 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आरक्षित विषयों के बारे में आप नहीं चाहते कि बजट के उस भाग पर मतदान हो। माननीय सैमुअल होर। ऐसा ही है। 7034 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
यह आरक्षित विभागों के सिद्धांत के विपरीत है जो इस समय भारत सरकार अधिनियम के अधीन विद्यमान है। माननीय सैमुअल होर, यह हमारी पहले की सभी चर्चाओं पर आधारित है और मेरा विचार है कि इस बारे में आम सहमति है कि धन संबंधी प्रस्ताव पर मतदान न हो। हालांकि प्रतिरक्षा की कुछ विशेषताओं के बारे में गोलमेज सम्मेलन में काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। 7025 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यदि विधानसभा में इस पर मतदान हो और वायसराय देखें कि कोई भारी कटौती की गई है तो उसे प्रमाणित करने की शक्ति क्या हो? क्या आपको इसमें कोई बहुत बड़ा खतरा नजर आता है? माननीय सैमुअल होर, मेरे विचार में इस प्रकार के मामले में जिसमें वायसराय का उत्तरदायित्व स्पष्ट और असंदिग्ध है, बेहतर होगा कि चर्चा के लिए मौका दिया जाए। आवश्यक व्यय पर मतदान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न सेनाध्यक्ष कमांडर इन चीफ के बारे में है। श्वेत पत्र में इस बारे में कोई खास प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार अधिनियम की धारा 19 केवल यह कहती है कि सेनाध्यक्ष के रॉयल साइन मैनुअल के अधीन वारंट सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 7036 तेज बहादुर सप्रू, यह अजीब संयोग है कि वर्तमान भारत सरकार अधिनियम में सेनाध्यक्ष की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। उसमें केवल यह लिखा है कि श्वेत पत्र हो या नहीं, यदि सेनाध्यक्ष कार्य परिषद का सदस्य है तो उसे कार्य परिषद के अन्य सदस्यों की अपेक्षा वरीयता दी जानी चाहिए। आशय यही है कि सेनाध्यक्ष की नियुक्ति जारी रखी जाए। 7037 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत सरकार अधिनियम की धारा 19(1) में कहा गया है, भारत में सम्राट की सेना के सेनाध्यक्ष की नियुक्ति रॉयल साइन मैनुअल के अधीन सम्राट द्वारा वारंट से की जाती है। माननीय सैमुअल होर, हाँ, संभवतः यही स्थिति जारी रहेगी। 7038 लॉर्ड इरविन, क्या श्वेत पत्र के कुछ पृष्ठ 39 के नीचे प्रस्ताव 6 में इसका उल्लेख नहीं है? माननीय सैमुअल होर, हाँ, पैरा 6 पृष्ठ 39 पर है। 7039 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पैरा 6 में यह नहीं कहा गया है कि यह नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी और किसकी सलाह पर? माननीय सैमुअल होर, सम्राट द्वारा। 7040 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसकी सलाह पर? माननीय सैमुअल होर, यह नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। 7041 माननीय ऑस्टिन चैम्बरलेन, इंग्लैंड में मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते हुए सम्राट द्वारा। माननीय सैमुअल होर, हाँ। 7042 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैंने 17 फरवरी 1921 को विधानसभा में हुई बहस देखी थी जिसमें गॉडफ्रे फेल ने उन परिस्थितियों का जिक्र किया था जिसमें कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की जाती है। वे इस प्रकार हैं: कमांडर इन चीफ की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर सम्राट द्वारा की जाती है और मंत्रिमंडल स्वभावतः इंपीरियल जनरल के प्रमुख, जो ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सेना प्राधिकारी है, की सलाह लेता है। इस प्रकार स्थिति में वर्तमान विधि अथवा परिपाटी के अनुसार कमांडर इन चीफ की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा इंपीरियल जनरल स्टाफ के प्रमुख की सलाह पर की जाती है। माननीय सैमुअल होर, उसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा नहीं की जाती अपितु उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत की स्थिति में भारत मंत्री की सलाह पर की जाती है। 7043 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपके विचार में यह परिपाटी इस बात को देखते हुए है कि प्रतिरक्षा विशेष रूप से भारत के लोगों और भारतीय विधानमंडलों का उत्तरदायित्व उस नवीन शासन व्यवस्था के अनुरूप है जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं? माननीय सैमुअल होर, मेरे विचार में प्रतिरक्षा जो आरक्षित विषय है के लिए अपरिहार्य है।
7044 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किंतु यह भी भारतीय लोगों और भारतीय विधान मंडलों का उत्तरदायित्व माना जा रहा है एक ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारी की नियुक्ति जो कि नई शासन व्यवस्था के अधीन एक महत्वपूर्ण विभाग का प्रभारी होगा और जिसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल और भारत मंत्री के बजाय इंपीरियल जनरल स्टाफ के प्रमुख के परामर्श से मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है, उस सरकार के अनुरूप किस प्रकार होगी जिसकी प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय लोगों का होगा। माननीय सैमुअल होर, निश्चित रूप से यदि प्रतिरक्षा आरक्षित विभाग है तो उस सरकार को जिसके प्रति यह आरक्षित विभाग उत्तरदायी है नियुक्ति करनी चाहिए। 7045 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं तो यह मान सकता हूँ कि वायसराय यह नियुक्ति करे या भारत मंत्री। माननीय सैमुअल होर, इसका यही अभिप्रेत है। 7125 मार्क्वेस ऑफ सेल्सबरी। मेरी समझ में आपकी योजना अथवा मुझे कहना चाहिए कि वह योजना जिसे 3 योजनाओं में से आप पसंद करेंगे के अनुसार विधान सभा में पहले से विद्यमान राजाओं के प्रतिनिधित्व में पहले से स्वीकृत अनुपात में अन्य राजाओं के प्रतिनिधित्व का अनुपात और जोड़ना है, क्या ऐसा नहीं है? माननीय सैमुअल होर, मैं नहीं जानता कि पहले स्वीकार किए गए अनुपात में पद से लॉर्ड सेल्सबरी का क्या अभिप्राय है। 7126 मार्क्वेस। आप मार्क्वेस ऑफ सेल्सबरी। मेरी जानकारी में उन देशी राज्यों की जिन्हें सम्मिलित किया गया है 10 सीटें होंगी। माननीय सैमुअल होर, मैं समझ गया कि लॉर्ड सेल्सबरी क्या कहना चाहते हैं। मेरे विचार में इसके उस रूप में कार्य करने की संभावना है। 7127 मार्क्वेस ऑफ सेल्सबरी। एक और प्रश्न में प्रांतीय वितरण अर्थात प्रांतों में सीटों के वितरण के संबंध में आपसे पूछना चाहता हूँ। वास्तव में आप जानते हैं कि इस संबंध में काफी मतभेद हैं। मैं मतभेद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्या पूना समझौते के अधीन बंगाल में समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। मैं भारत मंत्री से पूछना चाहता हूँ क्या उन्हें इस विषय में कुछ कहना है। माननीय सैमुअल होर, सरकार के सांप्रदायिक निर्णय के बारे में। 7128 मार्क्वेस ऑफ सेल्सबरी। मैं विशेष रूप से बंगाल के बारे में ही कह रहा हूँ। माननीय सैमुअल होर, नहीं, मुझे सरकार के सांप्रदायिक निर्णय से संबंधित इस ज्ञापन के बारे में जिसे मैंने तारीख 26 मई को सीमित और प्रतिनिधियों के लिए परिचालित किया है और कुछ नहीं कहना है। सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वह अपना निश्चय अंतिम मानती है और वह इसमें तभी कुछ फेरबदल कर सकती है जब उसे यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यह फेरबदल विभिन्न समुदायों के अधिकार प्राप्त नेताओं को स्वीकार है और सरकार के सदस्य के रूप में मैं सरकार की उस नीति के वक्तव्य के बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अध्यक्ष, भारत मंत्री, जिस ज्ञापन को आपने अभी उल्लेख किया है क्या आप उसे बताना चाहेंगे। माननीय सैमुअल होर, हाँ, ज्ञापन इस प्रकार है।